Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you are doing well for your NORCET preparation. And today is part 3 of our NORCET PYQ practice series जिसमें हम NORCET previous year questions करेंगे. आज का जो हमारा PYQ है that is NORCET 9 का प्री का पेपर है, राइट? जो हमारा जो मोटिव होगा PYQ प्रैक्टिस करना जस्ट नहीं है, लाइक उसके अराउंड और जिस तरीके से MCQ पूछ सकते हैं वो होगा. एंड लाइक वी कैन चेक कि हाँ किस टाइप के MCQ वो नॉर्सेट में आता है, सो दैट जो भी हम पढ़ रहे हैं हमें एक आइडिया लगे कि हमें इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से MCQ आएगा. सो PYQ प्रैक्टिस करना इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज जरूर क्या करो, ठीक है. आज का हमारा जो फर्स्ट MCQ है जो आया था नॉर्सेट 9 में, डेट इज अ नर्स इज मॉनिटरिंग A nurse is monitoring a 6-month-old infant undergoing a minor cervical procedure, right? The baby appears drowsy but remains conscious, very important line, and is able to maintain airway reflexes without assistance. Means कि कोई भी intubation या फिर कोई भी oxygen support की need नहीं है. This condition is referred to as conscious sedation, जिसको हम moderate sedation भी बोलते हैं. Which type of anesthesia is most likely being administered, whether it's general anesthesia, moderate sedation or deep sedation or local infiltration anesthesia. So before that, मतलब इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा एनेस्थीसिया के बारे में बता दूं जो इम्पोर्टेंट है. बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया होता है, राइट? 4 टाइप ऑफ एनेस्थीसिया होता है, जिसमें फर्स्ट हमारा है जनरल एनेस्थीसिया. जनरल एनेस्थीसिया एज अ नेम सजेस्ट, जनरली हम एनेस्थेटाइज कर देंगे, मतलब कि इट इज कि जनरल एनेस्थीसिया में हम क्या करते हैं, इट इज रिवर्सिबल होता है. रिवर्सिबल कॉन्सियसनेस है ना, रिवर्सिबल कॉन्सियसनेस लॉस हो जाता है ना. रिवर्सिबल, बट ये रिवर्सिबल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट. जनरल एनेस्थीसिया में क्या करते हैं, रिवर्सिबल कॉन्सियसनेस एंड लॉस ऑफ सेंसेशन है ना. कॉन्सियसनेस प्लस सेंसेशन दोनों क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है ना, थ्रू आउट द बॉडी. ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखना है. जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है, इट इज रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस एंड सेंसेशन थ्रू आउट द बॉडी. दैट इज द जनरल एनेस्थीसिया. कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, या तो हम आईवी के थ्रू कर सकते हैं या फिर हम इनहेलेशनल के थ्रू कर सकते हैं. यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या आता है, इनहेलेशनल से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है. आईवी में हम कौन कौन से ड्रग्स देते हैं, जैसे कि बारबिटूरेट्स हो गया. बारबिटूरेट्स बोले तो थायोपेंटोन हो गया, है ना. बारबिटूरेट्स जैसे कि थायोपेंटोन हो गया. उसके अलावा लाइक प्रोपोफोल हो गया, है ना, प्रोपोफोल हो गया, ठीक है ना. उसके अलावा इथोमिडेट हो गया, ठीक है ना. और हमारा कीटामिन हो गया. कीटामिन से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और क्या बन सकता है कि विच ऑफ द ड्रग इज ऑल्सो नोन एज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, है ना. जो कीटामिन है ना, ये डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया करता है. डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया का मतलब है कि आपका जो कॉन्सियसनेस है वो तो लॉस रहेगा, मतलब कि आप जगे रहोगे बट आपको पेन का कुछ भी फील नहीं होगा, है ना. पेन का कोई फील नहीं होगा, आप लाइक आपकी आईज ओपन रहेगी, आपको पेन का फील नहीं होगा. दैट इज द डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया. कीटामिन इज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया. ये पता होना चाहिए. तो हम जनरल एनेस्थीसिया दैट इज द रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस एंड द सेंसेशन थ्रू आउट द बॉडी, हम आइदर आईवी के थ्रू कर सकते हैं या फिर हम इनहेलेशनल के थ्रू कर सकते हैं. इनहेलेशनल में हम क्या क्या देते हैं, लाइक नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, है ना. देन द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इज कि आइसोफ्लूरेन हो गया, है ना. आइसोफ्लूरेन हो गया, सीवोफ्लूरेन हो गया, है ना. यहाँ से इंपॉर्टेंट हमसे क्यों क्या आता है बताती हूँ मैं भी आपको. आइसोफ्लूरेन हो गया, सीवोफ्लूरेन हो गया, हेलोथेन हो गया, हेलोथेन हो गया, डेसफ्लूरेन हो गया, और हमारा इनफ्लूरेन हो गया, है ना. इनफ्लूरेन हो गया. ये सारे है ना एनेस्थीसिया होते हैं, है ना. नाइट्रस ऑक्साइड गैस के फॉर्म में होता है और ये थोड़े वोलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में होते हैं. ये सारे हमारे वोलेटाइल लिक्विड होते हैं. वोलेटाइल लिक्विड है ना, इसलिए इसको कहाँ रखते हैं, वेपोराइजर्स में रखते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ से हमसे क्यों क्या आता है कि वेपोराइजर में तो रखते हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें आइसोफ्लूरेन है, किसमें सीवोफ्लूरेन है. अपने जो एनेस्थीसिया वाला जो कार्ड देखा है उसमें कलर कोडेड वेपोराइजर्स होते हैं, है ना. इसीलिए होते हैं. आइसोफ्लूरेन जो जिस वेपोराइजर में रखते हैं उसका कलर क्या है, उसका कलर है पर्पल. पर्पल कैसे याद करना है, आईपी यूनिवर्सिटी. आई फॉर आइसोफ्लूरेन एंड पी फॉर पर्पल. आइसोफ्लूरेन का जो वेपोराइजर है वो कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है. सीवोफ्लूरेन कैसा होता है, सीवोफ्लूरेन होता है येलो, है ना. येलो
सिवोफ्लोरिन किस में होता है? येलो वाले में होता है। हेलोथिन मतलब कि रेड, हेलो मतलब हेलो, हेलोइंग हो जाएगा, सो रेड कलर में होता है ये, ठीक है ना। डेस्फ्लोरिन किस में होता है? डीवी, दैट इज ब्लू कलर में होता है। एनफ्लोरिन किस में होता है? ईओ मतलब कि ऑरेंज कलर में होता है। सो ये वेपोराइजर का कलर कोडेड से आता है। सो फर्स्ट हमारा जनरल एनेस्थीसिया हो गया, जिसमें हम देयर इज द रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्लस क्या बोलते हैं सेंसेशन थ्रू आउट द बॉडी। ऑफ कोर्स इसमें क्या होगा, पेशेंट को हमें एयरवे की नीड होगी, पेशेंट को इंट्यूबेट करना होगा, ऑक्सीजन सपोर्ट देना होगा, क्योंकि जो पेशेंट का जो रिफ्लेक्सेस है ना, यहाँ पे लिखा हुआ ना एयरवे रिफ्लेक्सेस, वो लॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पाएगा, तो हमें पेशेंट को इंट्यूबेट करना होता है अगर हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है ना। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड हमारा टाइप ऑफ एनेस्थीसिया में क्या आता है, डेट इज रीजनल। सो रीजनल में क्या हो सकता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में करेंगे। सो रीजनल में या तो हमारा स्पाइनल हो सकता है, स्पाइनल हो सकता है, या फिर एपिड्यूरल हो सकता है, ठीक है ना, या फिर पर्टिकुलर कोई नर्व ब्लॉक कर दिया, लाइक कि कॉर्डल ब्लॉक हो गया है ना, सो ये हो गया। सो ये हमारा रीजनल में होता है, ठीक है ना। अगर हम स्पाइनल की बात करें तो स्पाइनल हम कहाँ देते हैं, सब अरकनॉइड स्पेस में देते हैं। जो एनेस्थीसिया जो एजेंट्स है वो कहाँ देते हैं, सब अरकनॉइड स्पेस में देते हैं, ठीक है ना, सब अरकनॉइड स्पेस में देते हैं। काइंड ऑफ एलपी, लंबर पंक्चर सुना है ना आपने, लंबर पंक्चर की तरह ही हम करते हैं, नीडल नीडल को इंसर्ट करते हैं और सब अरकनॉइड स्पेस में हम एनेस्थेटिक्स एजेंट्स डालते हैं। देन द एमसीक्यू क्या आ सकता है कि अगर हम ये काइंड ऑफ एलपी की तरह करते हैं तो साइट क्या है, सो एडल्ट में साइट क्या है, एडल्ट में साइट है बिटवीन L3 एंड L4, और चिल्ड्रन में बच्चों में साइट क्या है, डेट इज L4 एंड L5, क्योंकि जो स्पाइनल कोड एंड होता है उससे नीचे देना है ना। सो एडल्ट में साइट क्या है, L3 L4, और चाइल्ड में L4 L5। स्पाइनल एनेस्थीसिया का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इंक्रीज आईसीपी। अगर आईसीपी इंक्रीज है तो बिल्कुल भी नहीं देना है स्पाइनल एनेस्थीसिया, है ना, क्योंकि ऑलरेडी आईसीपी इंक्रीज है ना। सो लाइक क्या बोलते हैं, पूरा जो ब्रेन है वो नीचे हर्निएट हो सकता है, इसलिए नहीं करते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द स्पाइनल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल में क्या है, एपिड्यूरल डिपेंड करता है, लाइक थोरैसिक, थोरैसिक लेवल पे कर सकते हैं इसको, लंबर लेवल पे कर सकते हैं, है ना। जिस रीजन में, जिस रीजन को आपको पूरा ब्लॉक करना है, लेट सपोज कि पूरा लेग को ब्लॉक करना है, सो उस पर्टिकुलर नर्व को हम एनेस्थेटाइज करेंगे। सो एपिड्यूरल में हम कहाँ देते हैं, एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं, एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं ना। सो थोरैसिक लेवल पे हो सकता है, लंबर लेवल पे हो सकता है, इवन सर्वाइकल लेवल पे भी हो सकता है। सो दैट इज द एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, है ना। सो रीजनल हो गया। देन कॉर्डल में एक पर्टिकुलर कॉर्डल को ब्लॉक कर देंगे। सो इन रीजनल एनेस्थीसिया में हमें जो पेशेंट है कॉन्शियसनेस क्या रहेगा, पेशेंट का कॉन्शियसनेस रहेगा, पेशेंट अवेक रहेगा, और पेशेंट से आप बात कर सकते हो, है ना, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर नर्व को ब्लॉक किया है। सो कॉन्शियसनेस रिगेन रहेगा पेशेंट का, इवन क्या बोलते हैं, पेशेंट का एयरवे रिफ्लेक्सेस भी मेंटेन रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द साइड कि आपने कहाँ पे किया है। सो दैट इज अबाउट द रीजनल एनेस्थीसिया। थर्ड हमारा टाइप क्या है, थर्ड हमारा टाइप है हमारा लोकल एनेस्थीसिया, LA, लोकल एनेस्थीसिया। सो लेट सपोज यहाँ पे मेरे को कट लग गई है ना, यहाँ पे सूचर करना है। सो क्या करेंगे, इस एरिया को इन्फिल्ट्रेट कर देंगे, इस एरिया में एनेस्थेटिक्स एजेंट डाल देंगे, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर देंगे। सो दैट इज द लोकल एनेस्थीसिया। सो एक पर्टिकुलर साइट पे करते हैं, लाइक सूचर करना हो, है ना, कहीं पे ड्रेसिंग करनी हो, सो दैट इज द लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है ना, लंबर पंक्चर करनी हो, है ना, सो उससे पहले हम उस एरिया को हम इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं ताकि थोड़ा कम पेन हो, ठीक है। इसमें भी पेशेंट का कॉन्शियसनेस प्रॉपर रहेगा, सेंसेशन प्रॉपर रहेगा, सिर्फ उस पार्ट का सेंसेशन लॉस्ट होगा, एयरवे रिफ्लेक्सेस भी पेशेंट का नॉर्मल रहेगा। देन फोर्थ हमारा होता है सिडेशन। सिडेशन मतलब कि इसको आप बोल सकते हो प्रोसीजरल। प्रोसीजरल का मतलब है कि जैसे कि लेट सपोज पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, तो आप पेशेंट को एकदम जगह में आप ट्यूब नहीं डाल सकते ना। यू कैन इमेजिन कि पेशेंट जगा हुआ है और आप उसके मुंह में एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल रहे हो, इट्स लाइक पेशेंट कोप अप ही नहीं कर पाएगा, है ना। सेंट्रल लाइन इंसर्ट करना है, ठीक है ना, फीमोरल लाइन इंसर्ट करना है, तो कोई भी प्रोसीजर करते हैं ना तो हम पेशेंट को सिडेट करते हैं। अब सिडेशन भी ना तीन तरीके का होता है, कैसा कैसा, माइल्ड सिडेशन और माइनर सिडेशन बोल सकते हो आप, माइल्ड, मॉडरेट और डीप सिडेशन। सो माइल्ड सिडेशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट जस्ट फील रिलैक्स फील करेगा, कॉन्शियसनेस प्रॉपर रहेगा, सब कुछ उसको पता रहेगा क्या है किधर है, सब कुछ पता रहेगा, जस्ट थोड़ा रिलैक्स फील करेगा। सो इसमें जस्ट पेशेंट रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है ना, बाकी सब कुछ रिगेन रहेगा। मॉडरेट में क्या होगा कि इसमें हम थोड़ा और ज्यादा सिडेट करेंगे पेशेंट को, तो पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस है वो रिगेन रहेगा बट थोड़ा ड्रॉजी रहेगा। तो यहाँ पे जो पेशेंट है ना वो ड्रॉजी रहेगा और एयर भी पेशेंट मेंटेन कर सकता है, खुद से सांस ले सकता है, यहाँ पे बस थोड़ा सा पेशेंट ड्रॉजी हो जाएगा।
डीप में क्या हो जाएगा कि पेशेंट एकदम डिफिकल्ट टू अराउज, पेशेंट एकदम डीप सेडेशन में चला गया। यहाँ पे पेशेंट को एयरवे रिफ्लेक्सेस का भी पेशेंट का लॉस हो सकता है, तो आपको एयरवे लाइक इंट्यूबेट वगैरह करने की भी नीड पड़ सकती है इन डीप सेडेशन में। सो दैट इज अबाउट द सिडेशन। मॉडरेट सिडेशन को ना कॉन्शियस सिडेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्शियस सिडेशन भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारा एमसीक्यू था ना, अब आप पढ़ो, अब आप एमसीक्यू पढ़ो, अब आप आंसर बताओ पहले, मेरे आंसर बताने से पहले। A nurse is monitoring a 6-month-old infant undergoing a minor cervical procedure. The baby appears drowsy but remains conscious and is able to maintain airway reflexes without assistance. Okay. Which type of anesthesia is most likely being administered? जनरल एनेस्थीसिया बिल्कुल गलत। अगर जीए होता तो हमें एयरवे रिफ्लेक्सेस भी बच्चे का मेंटेन नहीं रहता और कॉन्शियस नहीं रहता है, उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, रिवर्सिबल। सो ये गलत हो गया। मॉडरेट सिडेशन, यस, मॉडरेट सिडेशन को भी हम यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है ना कि विच इज रेफर टू एज कॉन्शियस सिडेशन, तो मॉडरेट सिडेशन इज ऑल्सो नोन एज कॉन्शियस सिडेशन, क्योंकि इसमें पेशेंट कॉन्शियस रहता है, जस्ट ड्रॉजी हो जाता है, ठीक है ना। डीप सिडेशन नहीं, डीप सिडेशन में भी पेशेंट कॉन्शियस नहीं रहता है और पेशेंट को एयरवे रिफ्लेक्सेस भी मेंटेन नहीं रहता है। सो गलत हो गया। लोकल इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, दैट इज लोकल एनेस्थीसिया, सो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। सो आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? एंड आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसे हमने अप्रोच किया इस क्वेश्चंस को, ठीक है। देन हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ना, हाँ उससे पहले मैं आपको स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया भी बता दूं, बिकॉज यहाँ से एमसीक्यू ऑलरेडी आ रखा है, सो यू शुड नो। सो जब हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया जब हम पेशेंट को देते हैं ना, तो उसके 4 स्टेज होता है। सो एक स्टेज से होके पेशेंट गुजरता है और हमें एक पर्टिकुलर स्टेज चाहिए होता है सर्जरी करने के लिए। सो स्टेज 1 को हम बोलते हैं एनाल्जेसिया। सो एज द नेम सजेस्ट एनाल्जेसिया, जिसमें पेशेंट का पेन खत्म हो जाएगा। सो इट इज द इंडक्शन स्टेज, जिसमें एनाल्जेसिया होगा विदाउट एमनेसिया। सो इसमें जस्ट पेशेंट ड्रॉजी हो जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा और रेस्पिरेशन, बीपी, एवरीथिंग इज नॉर्मल रहेगा, ठीक है ना। जस्ट पेशेंट ड्रॉजी हो गया है, पेशेंट को आराम मिल गया, दर्द का पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। स्टेज 2 में क्या होता है? एक्साइटमेंट हो जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज डिलीरियम स्टेज। इसमें क्या हो जाएगा कि नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपर एक्टिविटी है ना, एक्साइटमेंट वाला है ना। सो इरेगुलर रेस्पिरेशन होगा, लारिंजियोस्पाज्म हो सकता है, डेंजरस स्टेज है। इसीलिए जब भी हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो पेशेंट को हमें पहले इंट्यूबेट करना होता है, क्योंकि इरेगुलर रेस्पिरेशन होगा, लारिंजियोस्पाज्म होगा, तो पेशेंट अपना एयरवे रिफ्लेक्सेस मेंटेन नहीं कर पाएगा। सो वी हैव टू इंट्यूबेट द पेशेंट एंड गिव द ऑक्सीजन सपोर्ट, राइट। So that is the stage 2. Coming to the stage 3, that is the important stage, that is known as surgical anesthesia. So surgical anesthesia में क्या होता है कि पेशेंट स्लीप में हो जाता है। यहाँ पे रेस्पिरेशन, बीपी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, बट द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे क्या बन सकता है कि हम सर्जरी कौन से स्टेज में हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द स्टेज 3, सर्जिकल एनेस्थीसिया में हम सर्जरी बिगिन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी नॉर्सेट में आ रखा था। स्टेज 4 क्या होता है? स्टेज 4 होता है हमारा मेडुलरी डिप्रेशन, दैट इज नोन एज ओवरडोज स्टेज हो जाता है। मतलब आपने एनेस्थीसिया और ज्यादा देते गए तो मेडुलरी डिप्रेशन हो जाता है, दैट इज द डेंजरस स्टेज हो जाता है, इमरजेंसी, मतलब यहाँ पे आप पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो डिप्रेशन ऑफ वेजोमोटर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर, सो पेशेंट कोमा एंड इवन डेथ भी हो सकती है पेशेंट का। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, राइट। Then the second question क्या है? That is something very important question. Like every time it is 110%. I can say 110% confirm कि इस टॉपिक से एक एमसीक्यू तो आना है, ठीक है। सो क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। A 24-year-old female is brought to the emergency department with complaint of lightheadedness, tingling in fingers, and rapid breathing after a panic attack. Okay. Her ABG shows pH 7.55, PaCO2 25 and bicarbonate 22 milliequivalent per liter. What is the most likely acid base disturbance? है ना, मतलब कि ABG से। So ABG से ना causes हो गया, इंडिकेशन मतलब कॉजेज हो गया, टाइप्स हो गया, मतलब एबीजी से एक एमसीक्यू मैंने बोला 110%, यू कैन से 200% श्योर है। सो प्लीज एबीजी नहीं पढ़ा है अच्छे से पढ़ लो। हम नहीं आपको पता है तो आप मेरी वीडियो देख लेना, मैंने बहुत इजी वे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेट्स सपोज हम ये क्वेश्चन करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे अप्रोच करना है एबीजी वाले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अगर हम एबीजी वाले क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं ना, सो फर्स्ट वी हैव टू नो द नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीएच, PaCO2 and bicarbonate.
दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, वी हैव टू नो द नॉर्मल वैल्यू, दैट इज पीएच का कितना होता है 7.35 टू 7.45, PaCO2 कितना होता है 35 टू 45 एंड बाइकार्बोनेट कितना होता है 22 से 27 और 28 बोल सकते हैं मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द एबीजी। ठीक है ना। अब हम एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू में उन्होंने क्या बोला है कि पीएच कितना है, पीएच है 7.55, PaCO2 हो गया और बाइकार्बोनेट हो गया। सो PaCO2 कितना बोला है, PaCO2 बोला है 25 और बाइकार्बोनेट बोला है 22। तो सबसे पहले स्टेप 1 हमारा होता है कि वी हैव टू नो द नॉर्मल वैल्यू। सेकेंड स्टेप क्या होता है जो मैंने आपको सिखाया है, दैट इज आपको कोई ट्रिक कुछ भी याद नहीं करना है, ट्रिक वगैरह याद करके आपको बस कंफ्यूज हो जाओगे। बस एक स्टेप याद रखो, आपका दुनिया का जैसा भी ओबीजी एबीजी मिलेगा ना आप इजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, अभी मैंने ओबीजी पढ़ाया ना इसलिए ओबीजी आ रहा है। ठीक है, सो ए बी नॉर्मल, ए बी एंड नॉर्मल, ए बी नॉर्मल। तो पीएच कितना है, पीएच है 7.55। सो यू नो 7.35 टू 45 इज नॉर्मल। 45 से ज्यादा है मतलब पीएच कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, बेसिक कैटेगरी में आ रहा है। सो पीएच हमारा बेसिक कैटेगरी में आ गया, बी फॉर बेस है। देन PaCO2 कितना 25, सो 35 टू 45 नॉर्मल होता है। 35 से कम है तो CO2 क्या होता है, एसिडिक होता है। तो 35 से कम है तो मतलब बेस ज्यादा हो रहा है, तो अगेन PaCO2 भी कहाँ आ गया, बेसिक कैटेगरी में आ गया। बाइकार्बोनेट कितना है 22, दैट इज नॉर्मल। सो बाइकार्बोनेट का है नॉर्मल वाली वैल्यू में है। सो एसिड बेस नॉर्मल। तो ये क्या है, पीएच बेसिक है तो मतलब है तो एल्कलोसिस, एल्कलोसिस है। कौन सा एल्कलोसिस है, PaCO2 भी कहाँ आ रहा है, बेसिक कैटेगरी में आ रहा है। सो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। सो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। बट उन्होंने आगे बोला है कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस अनकॉम्पनसेटेड और पार्शियली कॉम्पनसेटेड। तो आंसर हमारा बी और सी में हम कंफ्यूज हो गए कि ये अनकॉम्पनसेटेड है कि पार्शियली कॉम्पनसेटेड है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पीएच कितना है, कभी भी अगर कॉम्पनसेटेड होगा ना, अगर फुल्ली कॉम्पनसेटेड होगा तो पीएच क्या हो जाएगा, पीएच नॉर्मल हो जाएगा। मतलब PaCO2 एंड बाइकार्बोनेट इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेंगे, मतलब जो किडनी है और हमारा लंग्स अपने आप को इस तरीके के अरेंज करेगा, मतलब CO2 को रिटेन या फिर एक्सेल करेगा एंड जो हमारी किडनी है वो बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करेगी या एक्सक्रीट करेगी, इस वे में करेगी कि वो पीएच को नॉर्मल कर देगी। पीएच अगर नॉर्मल हो जाएगा तो वो फुल्ली कॉम्पनसेटेड एबीजी होगा। बट यहाँ पे पीएच 7.55 नहीं है, पीएच कितना है, सॉरी पीएच नॉर्मल नहीं है, पीएच है 7.55। तो पीएच 7.55 है मतलब कि ये कॉम्पनसेटेड नहीं है, ये क्या है, इट इज अनकॉम्पनसेटेड, इट इज अनकॉम्पनसेटेड, इट इज अनकॉम्पनसेटेड, राइट। सो आंसर क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस अनकॉम्पनसेटेड, बिल्कुल भी कॉम्पनसेट नहीं कर रही है। ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि बाइकार्बोनेट कितना है 20 है, एकदम 22 है, एकदम नॉर्मल है। पार्शियली अनकॉम्पनसेटेड कब होता, पार्शियली अनकॉम्पनसेटेड जब होता जब बाइकार्बोनेट की जो वैल्यू है वो लेट्स सपोज 17 होती, तो मतलब कि बाइकार्बोनेट कम है, मतलब कि किडनी कुछ तो कर रही है बट स्टिल पीएच नॉर्मल नहीं हुआ है। सो पीएच नॉर्मल नहीं होता है एंड बाइकार्बोनेट की वैल्यू एबनॉर्मल होती तो हम उसको पार्शियली अनकॉम्पनसेटेड बोलते, बट यहाँ पे बाइकार्बोनेट की वैल्यू एकदम नॉर्मल है तो इट इज फुल अनकॉम्पनसेटेड। तो एबीजी की रिपोर्ट क्या आई हमारी, पार्शियली रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस अनकॉम्पनसेटेड। तो आपके पेशेंट का एबीजी क्या है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस अनकॉम्पनसेटेड है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर यहाँ जल्दी में समझ नहीं आया तो आप मेरी प्लीज वो वाली वीडियो देख लो, और एबीजी छोड़ के किसी भी जितना भी आपके पास इंपॉर्टेंट काम हो बट एबीजी छोड़ के नहीं जाना, एबीजी इंपॉर्टेंट है, उसको करके ही जाना है एग्जाम में। ठीक है, ठीक है। सो आंसर क्या हुआ, आंसर हमारा हुआ बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। एंड वैसे भी देखो पेशेंट को लाइट हेडनेस हो रहा है, टिंगलिंग इन फिंगर्स हो रहा है, रैपिड ब्रीदिंग हो रहा है, मतलब कि हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, CO2 वॉश आउट हो रहा है ना, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस ही होगा। एंड क्योंकि बाइकार्बोनेट नॉर्मल है 22 है तो ये अनकॉम्पनसेटेड होगा। तो देख के भी हम बता सकते हैं अगर बहुत एक्सपर्ट होगा वो। ठीक है, ओके। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी एमसीक्यू बहुत बार रिपीट होता है हमारे नॉर्सेट में। दैट इज अ फीमेल पेशेंट प्रेजेंट विथ सेकेंडरी अमीनोरिया, हर इन्वेस्टिगेशन रिवील अ कार्योटाइप ऑफ 45XO and elevated FSH level. ठीक है, which of the following is the most likely diagnosis, Turner syndrome with primary ovarian failure, polycystic ovarian syndrome, Klinefelter syndrome और Edwards syndrome। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कार्योटाइप 45XO है, मतलब कि एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। सो वन एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, दैट इज कार्योटाइप 45XO है। और उसके अलावा FSH क्या है, FSH इंक्रीज हो रखा है। ठीक है ना, और सेकेंडरी अमीनोरिया है।
सो दिस इज सीन इन टर्नर सिंड्रोम, यू नो टर्नर सिंड्रोम। सो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 45 एक्सो कार्योटाइप होता है, एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, ठीक है ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि यहाँ पे जो ओवरी है ना, ओवरी से एस्ट्रोजन रिलीज नहीं हो रहा है, ओवरी से एस्ट्रोजन रिलीज नहीं हो रहा है, इसलिए एफएसएच क्या हो रहा है, इन एलिवेटेड है, क्योंकि इसको नेगेटिव फीडबैक नहीं मिल रहा है, नेगेटिव फीडबैक मिल नहीं रहा है, सो एफएसएच क्या हो रहा है, इंक्रीज होता, रिलीज होता जा रहा है, सिक्रेट होता जा रहा है, एंड एस्ट्रोजन क्या है, कम होगा। सो एस्ट्रोजन कम होगा, एफएसएच इंक्रीज रहेगा, एलएच इंक्रीज रहेगा, है ना। सो दैट इज प्राइमरी ओवेरियन फेलियर, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ओवेरियन फेलियर, क्योंकि जो ओवरी होती है वो स्ट्रीक ओवरी होती है, इंटरनल सिंड्रोम में जो ओवरी होती है वो स्ट्रीक होती है ना। सो वो एस्ट्रोजन रिलीज नहीं करती है, इसलिए एफएसएच और एलएच इंक्रीज रहेगा, 45 एक्सो हमारा क्या बोलते हैं कार्योटाइप रहेगा, एंड ऑफ कोर्स सेकेंडरी और प्राइमरी अमीनोरिया रहेगा, है ना। लाइक अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा भी तो एक कुछ टाइम तक होगा, देन एब्सेंट हो जाएगा, सो प्राइमरी अमीनोरिया या फिर सेकेंडरी अमीनोरिया होगा, ठीक है ना। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ टर्नर सिंड्रोम विथ प्राइमरी ओवेरियन फेलियर, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हम याद कर लेते हैं, बाकी हम बीसीडी क्यों नहीं हो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसके साथ साथ आपको और क्या फीचर्स टर्नर सिंड्रोम में और क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखूं आपको या अलग पेज पे लिखती हूँ, है ना, तो ताकि समझ में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज शॉर्ट स्टेचर, शॉर्ट हाइट होगी, शॉर्ट स्टेचर होगा, और वेब्ड नेक होगा, इंपॉर्टेंट है ये, वेब्ड नेक होगा, ठीक है ना। और क्या होगा, चेस्ट ना शील्ड टाइप का होगा, तो शील्ड चेस्ट होता है, ठीक है। और अभी मैंने बता ही दिया आपको, स्ट्रीक ओवरीज होगी, ओवरीज कैसी होगी, स्ट्रीक होगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, इनफर्टिलिटी होगा, है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीनोरिया हो गया, इनफर्टिलिटी होगी, ठीक है ना। और अभी बताया मैंने, हाई एफएसएच एंड एलएच होगा, एलएच और एफएसएच क्या होगा, इंक्रीज रहेगा। और क्या होगा इसके अलावा, लो जो पोस्टीरियर हेयर लाइन देखने को मिलती है, सो पोस्टीरियर हेयर लाइन, पोस्टीरियर हेयर लाइन, सो लो पोस्टीरियर हेयर लाइन देखने को मिलती है। सो ये कुछ फीचर्स होते हैं हमारे टर्नर सिंड्रोम वाले पेशेंट में, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पीसीओएस में फर्स्ट ऑफ ऑल कार्योटाइप 45 एक्सओ नहीं होता है, यहाँ पे नॉर्मल कार्योटाइप होता है, दैट इज 45 एक्सएस होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, इन पीसीओएस में एफएसएच जो है या तो वो नॉर्मल होगा या फिर क्या होगा, कम होगा, इंक्रीज कभी नहीं होता है। यहाँ पे एलएच जो हार्मोन है वो इंक्रीज होता है, एंड एलएच और एफएसएच रेशो क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम गलत हो गया। कमिंग टू क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है, इसमें जो कार्योटाइप जो होता है दैट इज 47XXY होता है, एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है, एंड ये किस में होता है, ये मेल में होता है। एंड यहाँ पे उन्होंने साफ साफ क्वेश्चन बोला है कि अ फीमेल पेशेंट, तो ये गलत हो गया, क्योंकि क्लाइनफेल्टर में 47XXY होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, ठीक है ना। कमिंग टू एडवर्ड सिंड्रोम, सो एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, एडवर्ड और हम एक डाउन सिंड्रोम में पढ़ लेंगे, तो इससे हमारा सारा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज वाला क्लियर हो जाएगा। एंड प्लीज ये अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बहुत बार आ चुका है। सो एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम होता है ट्राइजोमी ऑफ 18, मतलब कि एक एक्स्ट्रा 18 क्रोमोसोम होता है। सो नॉर्मली हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है, बट यहाँ पे 18 क्रोमोसोम की 3 कॉपीज होती है ना। सो कैसा कार्योटाइप कैसा होगा, कार्योटाइप हमारा होगा 47XX18 प्लस 18 होगा, है ना, ये फीमेल में। और अगर मेल में अगर ये हुआ तो कैसा होगा, 47XY प्लस 18, ठीक है ना। सो ये कार्योटाइप देखने को मिलेगा इन मेल एंड फीमेल में, ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करें, सो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है ट्राइजोमी ऑफ 21, सो 21 की यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉपीज होती है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ फीचर्स आपको याद करने हैं। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, ओवरलैपिंग फिंगर होता है, तो क्लेंच फिंगर होगा, सारे फिंगर ना ओवरलैप होंगे एक दूसरे से। लो सेट ईयर्स होता है, ठीक है ना, डिक्रीज मसल टोन हो गया, हार्ट एंड लंग एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, लाइक वीएसडी, है ना, सो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया, ये सारे देखने को मिलता है। स्मॉल फिजिकल साइज, क्लब फिट, तो ये हमारे एडवर्ड सिंड्रोम का सारे साइंस देखने को मिलता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, लाइक शॉर्ट स्टेचर हो गया, सिंगल क्रीज अक्रॉस द पाम, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, पुअर मसल टोन और लूज जॉइंट, स्मॉल हैंड एंड फीट, ठीक है ना,
और फेशियल में लाइक कि फ्लैटेंड नोज होती है, फ्लैटेंड नोज ब्रिज होती है, आईज दैट स्लैंट अप, प्रोट्रूडिंग टंग। सो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं इन डाउन सिंड्रोम में। तो ये कुछ हमारा डाउन सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, और टर्नर सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या क्या था वो इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको समझ में आ गया। ठीक है, coming to third question, that is also very very important and like अभी इस जो ये जो वैक्सीन है इससे रिलेटेड अभी बहुत सारे न्यू चेंजेस आई है इन 2026 में, जो कि मैं एक सेपरेट वीडियोस लूंगी जिसमें मैं आपको ए टू जेड चीजें इसकी रिगार्डिंग बताऊंगी, बिकॉज देयर इज वेरी हाई चांस कि इससे एमसीक्यू एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अभी 2026 में ही न्यू गाइडलाइंस आई है। तो नॉर्सिट में बेसिकली न्यू गाइडलाइंस बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है ना। सो नॉर्सिट 9 में क्या आया था कि उन्होंने ये इमेज दिखाया था एंड दे आस्क्ड कि विच डिजीज इज प्राइमरीली प्रिवेंटेड बाय दिस वैक्सीन, है ना। सो ये हमारा एमसीक्यू था कि विच डिजीज इज प्राइमरीली प्रिवेंटेड बाय दिस वैक्सीन। सो ये वैक्सीन क्या दिख रहा है आपको इमेज में, दैट इज गार्डासिल 9, है ना, गार्डासिल 9। सो उन्होंने बोला था कि ये वैक्सीन से कौन से डिजीज को हम प्रिवेंट करते हैं। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है, ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट करते हैं, लंग कैंसर प्रिवेंट करते हैं, या फिर लीवर कैंसर प्रिवेंट करते हैं। सो यू नो दिस इज गार्डासिल 9। ठीक है ना। सो गार्डासिल 9 इज यूज फॉर सर्वाइकल कैंसर, है ना, इट इज यूज फॉर एचपीवी, है ना। सो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट ये काम करता है। सो सर्वाइकल कैंसर में इस वैक्सीन को यूज करते हैं। सो इसका आंसर तो ए हो गया। उसके अलावा अगर मैं एक्स्ट्रा चीजें अगर बताऊं तो एचपीवी वैक्सीन के लिए ना यस एचपीवी वैक्सीन के लिए हमारे पास टोटल 4 वैक्सीन होती है। सर्वीरेक्स हो गया, गार्डासिल हो गया, गार्डासिल 9 हो गया और सर्वीवैक हो गया। सर्वीवैक जो है ना वो हमारे इंडिया में ही बना है। ठीक है ना। और सर्वीरेक्स बेसिकली अब इतना यूज नहीं करते हैं। गार्डासिल और एक गार्डासिल 9। सो गार्डासिल 9 इज वेरी यूजफुल। सो इसके रिगार्डिंग मैं एक न्यू लाइक एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं ए टू जेड चीजें एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सो ये था आज हमारा हमने कुछ एमसीक्यू सॉल्व किया, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।